हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की 10th और 12th क्लास की क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ दी जा रही है। परीक्षा बोर्ड की भी हमने आपको सीरीज़ दी हुई है, तो वो भी आप देख लेना। ये 2021 और 2022 वाले सेशन की है। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का साइंस देखने वाले, ठीक है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे कोचिंग के, तो 10th क्लास वालों को 3 हमने सीरीज़ दे करके रखी है। एक 10th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, दूसरी हमने 10th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड, और तीसरा हमने 10th क्लास परीक्षा बोर्ड की सीरीज़ दे करके रखी है। तो ये तीनों सीरीज़ आपको देख लेनी है, जिससे कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इस बार जो वेटेज है 1 मार्क्स के क्वेश्चनों का वो 40% कर दिया है, और साइंस का हमारा 80 मार्क्स का पेपर होना है, तो 32 मार्क्स के क्या आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा। तो पहला चैप्टर है हमारा हिंदी मीडियम का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश मीडियम की भी हमने इसकी वीडियो दे रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है। तो इसका निर्धारण कब होता है, जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, यानी आंसर क्या आएगा, उपरोक्त में सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाती है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो ये कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, एलपीजी का दहन होना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, जल का विद्युत अपघटन एवं अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका मोल अनुपात क्या होगा, हमारा 2:1। नेक्स्ट है हमारा 6, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्यों। तो वह काला क्यों पड़ जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, जिस वजह से वो काला पड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन। तो 7th है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन। तो 8वां है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Pb2NO3। 10वां है हमारा, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना। तो ये हमारा कैसा है, रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें से बर्फ का पिघलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बाकी की ये सब रासायनिक अभिक्रिया हैं। उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर। तो 13 है, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। तो इस अम्ल का क्या नाम है, एक्वा रिजिया। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये यहाँ पे हमारे इन क्वेश्चनों के आंसर दे करके रखें। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत हैं, तो अगर मेरे से कोई सा गलत क्वेश्चन हो जाता है तो आपको कमेंट करके हमें बताना है। इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे और वापस से एक और नई वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि होगी इनकरेक्टेड क्वेश्चन की। अगर परीक्षा बोर्ड में या क्वेश्चन बैंक में कहीं पर भी आपको गलत दिखता है, भले ही मैंने उसको वीडियो में नहीं पढ़ाया है, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उसको हम लोग देख करके आपको करेक्ट करके बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है। तो पॉप ध्वनि के साथ कौन सी गैस जलती है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सेकंड, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट है उसके बाद में तीसरा हमारा,
लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण क्या है? तो ये किसके कारण सड़ जाते हैं सूखे मेवे? तो ये सड़ जाते हैं विकृत गंधिता के कारण। चौथा क्वेश्चन है हमारा, H2 का योग तथा O2 का ह्रास अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। पांचवा है हमारा, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा के निर्माण के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। छठवां है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। सातवां है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो इसका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 2-2 मार्क्स के हैं और इन सारे क्वेश्चनों को क्या करना है? आपको खुद को मतलब पढ़ना है। अगर आप हमसे ऐसा बोलोगे तो हम इन क्वेश्चनों को भी आपको डिक्टेट करके बता देंगे यानी समझा देंगे। उसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चनों पर। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका पहला क्वेश्चन हमारा, सही विकल्प का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर आएगा खाने का सोडा। दूसरा है, पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का pH मान होता है। तो इसका pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो इनमें से हमारा कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C2H5OH। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? तो दूसरा अवयव क्या होगा? एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस औषधि का किया जाता है? एंटाएसिड। छठवां क्वेश्चन है हमारा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में हमारा कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां क्वेश्चन। तो सातवां है हमारा, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण है। तो ये किसका लवण है? तो ये दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आठवां, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नाइन्थ है, पीएच स्केल की परास क्या है? तो जो पीएच स्केल होती है उसकी परास हमारी क्या होती है? 0 से लगा करके 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विरंजन चूर्ण का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है हमारा CaOCl2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड है हमारा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो ये किसका करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवं जल का निर्माण करता है। तो जब भी धातु हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो जिस धातु से करेगा तो उसका संगत लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। तीसरा हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो ये कैसा होता है? क्षारीय नेचर का होता है, यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा है हमारा, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया यानी फिर उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। पांचवा हमारा, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से भिन्न हो जाती है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थों को हम लोग गंधीय सूचक पदार्थ कहते हैं क्योंकि ये गंध से सूचना देते हैं। नेक्स्ट हमारा छठवां, व्यंजन चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है? तो ये किसका होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना तथा क्लोरीन गैस का। सातवां है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया घुलनशील मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है, शाकीय पौधे नेटल के डंक में अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं? धावन सोडा का यानी Na2CO3 का हम लोग यूज़ करते हैं कठोर जल को मृदु जल बनाने में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा
तीसरा क्वेश्चन, तो ये हमारा अम्लीय वर्षा की पीएच मान होता है, तो इसका पीएच मान हमेशा क्या होगा 5.6 से कम होगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे एसिडिक रेन बोलेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा। पांचवा है सिरके में अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। छठवां क्वेश्चन है हमारा चूने पत्थर यानी खड़िया एवं संगमरमर के विभिन्न रूप होते हैं, तो ये किसके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप होते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम अम्ल क्षार अभिक्रिया या फिर उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। आठवां हमारा अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नाइन्थ में लिटमस विलियन जो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब ये कैसा रंग देता है, तब ये बैंगनी रंग देता है। 10वां हमारा जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, तब ये यौगिक उसे बनाते हैं, तब ये यौगिक उसे कैसा बनाते हैं लवड़ीय बनाते हैं यानी लवड़ बनाते। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी, तो पहला है हमारा खट्टे दूध यानी दही, तो ये हमारा किसको मैच करेगा लैक्टिक अम्ल को, खट्टे दूध में हमारा क्या होता है लैक्टिक अम्ल होता है। दूसरा हमारा चींटी का डंक, तो चींटी के डंक में क्या होता है मैथनोइक एसिड होता है। तीसरा है हमारा नींबू के रस का पीएच मान, तो ये 7 से कम होता है क्योंकि एसिडिक होता है। चौथा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विलयन का पीएच मान, तो ये हमारा 7 से अधिक होता है। पांचवा हमारा क्षारीय, तो ये हमारा कैसा होता है क्षारक जल में घुलनशील होता है। उसके बाद के ये क्वेश्चन आपको करना है जो ये दीर्घ वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो इनमें से कौन सा धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो इसका आंसर क्या आएगा चमकहीनता इसमें प्रदर्शित नहीं किया जाता, क्योंकि धातुओं में चमक होती है तो चमकहीनता का गुण इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, निम्नलिखित के बनने के कारण होता है, तो किसके बनने के कारण होता है, तो होता है सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है, तो कौन सी अधातु में चमक होती है, तो आयोडीन अधातु में चमक होती है। चौथा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो कौन सी बनाती है एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है, तो कौन सी मिश्र धातु में होता है अमलगम में होता है। छठवां हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है, तो कौन सी अधातु होती है, तो इसका आंसर आएगा जो ब्रोमीन होता है वो हमारा द्रव होता है। सातवां है जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कौन सी होती है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, तो ये 1 वर्ड वाले हमारे क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो किसको छोड़ करके मरकरी केवल हमारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी की सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा है दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी है सोडियम और पोटेशियम। तीसरा है हमारा एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है, तो होता है हमारा 3:1 में। चौथा क्वेश्चन है हमारा आयोडीन यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, तो ये क्यों होता है, तो अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है उच्च होता है। पांचवा हमारा अमलगम किसे कहते हैं, तो किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं अमलगम कहते हैं। छठवां यसद लेपन किसे कहते हैं, तो लोहे में जब जंग लगती है तो जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यसद लेपन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए यूज होता है, तो ये कौन सी वेल्डिंग के लिए होता है, तो ये होता है हमारा सोल्डर वेल्डिंग के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं आयरन ऑक्साइड कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं, लोहे के ऊपर जो भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। तो यह हरा पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट। चौथा क्वेश्चन हमारा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं, तो इसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। पांचवा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसके बाद में सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है हमारा सभी धातुएं, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, ये हमारी आधी आधी सही जोड़ी आ गई। तो सभी धातुएं हमारा किसको मैच करेगा, तो ये करेगा हमारा धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो हमारा क्या करती हैं, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। दूसरा है हमारा एनोडीकरण। तो ये एनोडीकरण किसके कारण होता है, तो ये हमारा किस में होता है, एल्युमिनियम में एनोडीकरण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा। तो तीसरा है हमारा सोडियम। तो ये क्या होता है, मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में रखा जाता है। चौथा है हमारा कार्बन अधातु। तो कार्बन अधातु का हमारा क्या आ जाएगा, तो ये अपरूपता है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा धातु। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, विद्युत चमक होती है धातुओं में। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये आप सबको करना है, मतलब ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपको नहीं आते कोई सा क्वेश्चन समझ में, या फिर आप चाहते हो इसे भी मैं समझाऊं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। उसके बाद में आ जाते हैं हम फोर्थ चैप्टर पर। तो फोर्थ चैप्टर है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन चौथे चैप्टर में से नहीं आने वाला है, तो इसको हम लोग छोड़ करके फिफ्थ चैप्टर की तरफ चलते। तो फिफ्थ चैप्टर हमारा क्या है, तो पांचवा चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी आवर्त सारणी। तो इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका सही विकल्प चुनिए, जिसमें फर्स्ट ही है, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी था। तो जो आठवां रूल था, जो अष्टक का नियम था कि 7 के बाद 8वां रिपीट होने लगेगा, तो वह हमारा कहाँ तक केवल वैलिड था, कैल्शियम तक। उसके बाद में वो नहीं लगता था। नेक्स्ट है हमारा मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। तो इसका क्रम क्या है, तो बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इसको क्या किया गया था, रखा गया था आवर्त तालिका में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। मतलब ऐसे में जो हमारे होते हैं उनको हम ग्रुप यानी समूह कहते हैं। और ये हमारे कितने, टोटल 18 हैं। तो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। तो सभी तत्वों को किस प्रकार से रखा गया है, तो ये बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। केवल ये नहीं होता है, बाकी का बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो ये बाएं से दाएं जाने पर तीनों कथन सत्य हैं और ये सा वाला कथन असत्य है। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता है, तो ये कैसी होती जाती है, ये बढ़ती जाती है। उसके बाद में दूसरा है हमारा, उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये कैसी होती हैं, अक्रिय होती हैं, किसी के साथ ये अभिक्रिया नहीं देती हैं, इसीलिए इनका पता कैसा चला, देर से चला। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। चौथा है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र है। तो इसका सूत्र क्या है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 2n⁻²। n नंबर ऑफ ऑर्बिट आ जाएगी हमारी। जैसे मान लो हमने पहली ऑर्बिट रखा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 × 1⁻² यानी 2। दूसरा रखेंगे तो 2⁻² यानी 4 × 2 = 8। ऐसे ये हम लोग नंबर ऑफ कोष निकालते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, घटती जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए।
तो इनमें से पहला क्वेश्चन हमारा, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 होगा। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो 2 8 प्लस 2, तो 8 और 2 10 और 2 12, और 12वें नंबर पे हमारा कौन सा आता है, तो 12वें नंबर पर आता है हमारा मैग्नीशियम यानी Mg। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, किस तत्व में पहले कोष से 2 गुना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो केवल कार्बन ही ऐसा है जिसमें 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 2 से जस्ट ये डबल होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 6। तो किस तत्व में पहले कोष से 2 गुना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किस में होते, कार्बन में। तीसरा है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया। तो अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, तो इसमें हमारा क्या है, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया था, तो ये दिया था डोवेरनायर ने। उसके बाद में पांचवा, आधुनिक आवर्त के नियम लिखिए। तो इसका नियम क्या है, तत्वों की गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये सब आपको करना है, अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद में चलते हैं अगले चैप्टर पर, जो कि हमारा 6th चैप्टर जैविक प्रक्रम। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले ही ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए हुए हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वसा को वशीय अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है। तो ये कौन करता है, लाइपेज। दूसरा है श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया हमारी कैसी होती है, तो ये अपचयन प्रक्रिया होती है। तीसरा है, यदि लार में लारे एंजाइम्स का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होती है। तो ये कौन सी घटना प्रभावित होती है, स्टार्च का शर्करा में विघटन करना प्रभावित होता है। चौथा है हमारा, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो ये कौन सा रस पित्त रस को प्राप्त करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा छोटी आंत। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनाती है। इसका कारण क्या है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका है पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन होना। छठवां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित किस भाग से होता है। तो ये किस भाग से होता है, आमाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम है। तो इसका क्या नाम है, पेप्सिन नाम है। दूसरा है हमारा, अग्न्याशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। तो इसका क्या नाम है, ट्रिप्सिन नाम है। तीसरा है हमारा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन में होता है। तो ये कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है, अग्न्याशय से निकलने वाले वसा पाचन विकार का नाम है। तो इसका क्या नाम है, लाइपेज नाम है। पांचवा है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस चूने पानी को दूधिया कर देती है। तो ये कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। छठवां है हमारा, पायरुविरक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो होती है 3। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, कोशिका प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है। तो जो ऊर्जा होती है उसकी यूनिट क्या होती है, ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पायरुविक अम्ल का कोशिकाओं में विखंडन कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है दूसरा, मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है, वायु कूपिका में। तीसरा है, मनुष्यों में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। चौथा है, मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं, रक्त यानी ब्लड को। पांचवा है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। छठवां, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। सातवां है, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो क्या है, नेफ्रॉन। आठवां, एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का क्या नाम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। उसके बाद में ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, और अब हमारा 7th चैप्टर है। तो 7th चैप्टर हमारा क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो उस पर आ जाते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय पे। ये रहा हमारा 7th चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है।
तो ये किस में घटित होता है, तो ये आ जाएगा डेंड्राइट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाएं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। तो ग्राही अंग क्या है, तो आंतरिकर्ण, नाक, जिह्वा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेरण का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम हमारा क्या है, तो ये है डेंड्राइट्स, फिर कोशिकाएं और एक्सॉन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है। तो ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। पांचवा है, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मेरुरज्जु में होता है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है। तो ये तंत्रिका क्या कहलाती है, संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से। आठवां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क है। 10वां, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है, मेरुरज्जु। 11वां है, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं। तो ये मस्तिष्क के कौन से भाग में होते हैं, मध्य मस्तिष्क में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12वां, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो ये कौन से भाग में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। 13वां है, रक्त दाब, लार आना तथा बमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो ये किस में होता है, पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, तो 14वां है, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं हैं मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं। तो ये किससे होती हैं, अग्र मस्तिष्क से। 15वां हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिसधि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अग्र मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, ये 7th चैप्टर से केवल हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 8th चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में आनुवंशिक संकेत निहित होते हैं। तो इसका आंसर है डीएनए में, आरएनए में, कोशिका द्रव में। मतलब आंसर आएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था हमारा उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड, कोशिका के केंद्र में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषित हेतु सूचना निहित होती हैं। तो आंसर इसका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टीज और लाइजोसोम्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन तीनों में कहीं नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा है, अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, थर्ड का द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा चौथा, प्लाज्मोडियम में जनन होता है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें हमारा जनन कैसे होता है, बहुखंडन द्वारा। 5वां, हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो ये किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। 6वां है हमारा, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है। तो ये किन जीवों में पाई जाती है, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में। 7वां क्वेश्चन है हमारा, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, राइजोपस द्वारा। नेक्स्ट है 8वां, निम्नलिखित में से आवृत बीजी पौधे के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पुंकेश्वर। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो हमारा पहला रिक्त स्थान है वो क्या है, जब पुष्प में पुंकेश्वर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो उस पुष्प को क्या कहते हैं। तो उस पुष्प को हम कहते हैं एक लिंगीय पौधा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। तो इसका है, यदि पराग कणों का स्थानांतरण एवं पुष्प के पुंकेश्वर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब एक ही पुष्प हो उसी पे पराग कण गिरे तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तीसरा है हमारा, यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पर परागण। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण भाग में होता है। तो ये कौन से भाग में होता है,
तो इसका आंसर आएगा मूलांकुर में होता है। कहाँ होता है? मूलांकुर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा। तो पांचवा हमारा क्या है? किस पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? प्रांकुर में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां, जैसे जैसे शरीर का सामान्य वृद्धि द्वारा धीमी होना शुरू होता है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ होता है, किशोर अवस्था की इस अवधि को कहा जाता है। तो इस अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेशन पीरियड बोलते हैं, यानी यौनावस्था बोलते हैं। सातवां हमारा क्या है? मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण में होता है। तो ये कहाँ होता है? वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। आठवां हमारा, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण में होता है। तो ये कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। तो ये है, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण हार्मोन्स करता है। तो ये कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। 10वां हमारा, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषक नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो ये किससे होता है? प्लेसेंटा से। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव के वृषण का एक कार्य लिखिए। तो ये शुक्राणु का क्या करता है? निर्माण। दूसरा, गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए। तो ये कौन सा है? यांत्रिक अवरोध। तीसरा है, एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम लिखिए। तो ये कौन सा है? HIV एड्स। चौथा है, ब्रायोफ्लम में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये किससे होता है? कायिक प्रवर्धन से। उसके बाद में ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो ये 2-2 मार्क्स के हैं। ये अगर आप लोग हमें कमेंट करके बताते हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 9th, अनुवांशिका एवं जैव प्रक्रम। तो इसका पहला है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने प्रतिपादित किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण किससे होता है? गुणसूत्रों द्वारा। तीसरा है, स्त्रियों के लिए गुणसूत्र में पाए जाने वाला संयोग है। तो स्त्रियों में कौन सा पाया जाता है? XX। चौथा है हमारा क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? प्रभावी जीन कहलाते हैं। पांचवा है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या एक ही होती है। गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, 23 जोड़े। अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, और लैंगिक की होती है 1 जोड़ा। तो 22 जोड़ा, 23 जोड़ा और 1 जोड़ा। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आंसर कितना आएगा? 1। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। और पहला हमारा कौन सा है? मनुष्य में अलिंगीय गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 44, 22 जोड़े यानी 44। दूसरा है, मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 1 जोड़ा यानी 2। तीसरा है, शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र में। चौथा है, जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा गुणसूत्र में। पांचवा है, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इसका हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये आप लोगों को करना है। चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए, जिसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो किससे लेंस नहीं बन सकता है? मिट्टी से। दूसरा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऐसे में वस्तु की स्थिति हमारी कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो हमारा समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी कहाँ होती है? अनंत होती है। चौथा है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में पीछे का देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ये होती है हमारी अनंत। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के होती है। तो कैसी होती है? आधी होती है। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह से दूर हट जाती है। तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा है, मैं प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो यह अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु
उल्टा बनता है। चौथा है वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से होता है, तो 1 से कम होना चाहिए, तभी हमारे जो पीछे के वाहन है वो बन पाएंगे। नेक्स्ट है वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देखते हैं, तो वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देखते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी, तो पहला है हमारा डायोप्टर, तो डायोप्टर क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट है हमारा डायोप्टर, तो डायोप्टर आ जाएगा हमारा लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। दूसरा है उत्तल लेंस, तो बीच में मोटा होता है तथा किनारों पे कैसा होता है? पतला होता है। तीसरा है अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता हमारी कैसी होगी? तो ये ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण हमारा कैसा होता है? चेहरा देखने के काम आता है। पांचवा एक सरल रेखीय पथ, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश किरण एक सरल रेखीय पथ को फॉलो करता है। छठवां है परावर्तक पृष्ठ, तो ये कौन सी होती है? हमारी गोलीय परावर्तक पृष्ठ गोलीय किसकी होती है? गोलीय दर्पण की होती है। उसके बाद में हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। दूसरा है दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/f = 1/u + 1/v। तीसरा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो ऐसे को हम अवतल दर्पण कहते हैं। चौथा है एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण बराबर होता है हमारा परावर्तन कोण के, इसलिए ये भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये हम लोग फिर किसी वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो है हमारा 11th चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हमारा पहला क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो इंद्रधनुष हमारा किस कारण से बनता है? तो इसका आंसर आएगा वर्ण विक्षेप। दूसरा है प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त रंगों के समूह को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तीसरा है हमारा आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो आकाश हमें नीले रंग का किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। चौथा है गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो ये देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जो आसमान है वो हमारा कैसा? नीला दिखाई देता है, इस वजह से समुद्र भी हमारा कैसा दिखाई देने लग जाता है? नीला। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन, प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है, तो प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण हमारा क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिज्म कोण कहलाता है। नेक्स्ट है 6वां वर्ण विक्षेपण होता है, तो वर्ण विक्षेपण हमारा क्या होता है? प्रिज्म से होता है। 7वां हमारा आकाश के नीले रंग का कारण है, तो जो आकाश है उसका नीले रंग के होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। 8वां हमारा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग जाने वाला लेंस है, तो इसमें उपयोग होने वाला लेंस हमारा कौन सा होता है? दूरदृष्टि के लिए, तो ये होता है हमारा उत्तल लेंस। 10वां हमारा मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, तो मानव नेत्र में हमारा कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो ये हमारा उत्तल लेंस उपस्थित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है हमारा प्रिज्म द्वारा रंग का प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो ये सर्वाधिक किसका विचलन होता है? बैगनी कलर का। दूसरा मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। तीसरा है दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का हो जाना है, तो ये कैसा हो जाना है? बड़ा हो जाना। नेक्स्ट है चौथा आँख के रंगीन भाग को कहते हैं, तो आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट है 5वां मानव नेत्र का नेत्रदान में दान किया जाता है, तो ये कॉर्निया का भाग दान किया जाता है। 6वां है आँख के बीच के छिद्र को कहते हैं, तो इसको हम प्यूपिल या फिर नेत्र तारा कहते हैं। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें सही जोड़ी में पहला हमारा क्या है? नेत्र रोग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो नेत्र रोग हमारा जाकर के मैच करेगा किसको? ये कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र रोग बोलते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा है हमारा मैच द कॉलम में टिंडल प्रभाव, तो ये क्या होता है? घने जंगल में वितान से सूर्य के प्रकाश को गुजरने को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। उसके बाद में तीसरा है हमारा आकाश का नीला रंग, तो जो आकाश का नीला रंग है वो किस कारण से होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है।
नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना क्या होगा, वायुमंडल अपवर्तन। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो ये हमारा क्या होता है, रेनबो या फिर इंद्रधनुष हमारा क्या होता है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पुतली फैल जाती है। दूसरा, नेत्रदान में कितना समय लगता है, तो आधे घंटे से भी कम समय लगता है। तीसरा है रेटिना का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। चौथा, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो ये प्रकाश का विवर्तन मुख्य कारण है। पांचवा, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये रेटिना के पहले बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी 12 चैप्टर की तरफ। तो 12वां चैप्टर है हमारा 12 चैप्टर ये विद्युत। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है, तो इनमें से ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम होता है V = IR। तो इसका फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा वाला V² एक नियतांक होता है, ये हमारा गलत है। दूसरा हमारा अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, तो जो हमारा अमीटर होता है इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तीसरा हमारा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा क्या होता है, ओम होता है। चौथा है 50 वॉट और 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान कितना होगा, तो इसमें प्रवाहित विद्युत का मान कितना होगा, 0.2 एम्पियर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, यदि विभवांतर का वोल्ट में तथा धारा का एम्पियर में मापते हैं तो शक्ति को हम किस में नापेंगे, तो जो हमारी शक्ति होती है उसको हम वोल्ट एम्पियर में नापेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, एक अश्व शक्ति कितने वॉट की होती है, तो एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर 746 वॉट की होती है। सातवां विभवांतर मापन यंत्र है, तो विभवांतर मापन यंत्र क्या है हमारा, वोल्टमीटर है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसका, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है, तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, फ्यूज को किस संयंत्र के साथ क्रम में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को हम कैसा जोड़ते, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को क्रम में जोड़ते हैं, तो सेलों को हम कैसे क्रम में जोड़ते हैं, तो इसको भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पांचवा हमारा, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर के मान में परिवर्तन नहीं होता, तो ये किसके मान में परिवर्तन नहीं होता, धारा के मान में यानी करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। छठवां है हमारा, घरों में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जोड़े जाते हैं, तो ये सभी कैसे जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये सब आपको करना है। हम लोग चलते हैं 13 चैप्टर की तरफ, और 13 चैप्टर है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसको हम लोग देख लेते हैं 13 चैप्टर को, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला है सही विकल्प चुनिए, तो इसमें है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो ये विद्युत धारा का मान हमारा कैसा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बहुत अधिक बड़ा हुआ होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है सेकंड, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, तो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, बंद वक्र में होती हैं। चौथा है स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो जो स्थायी चुंबक होते हैं वो हमारे कैसे बनाए जाते हैं, तो वो इस्पात से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, तो चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों कैसे होते हैं, सदिश होते हैं। उसके बाद में ये 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये सब आपको करना है। हम लोग चलते हैं 14 चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें से हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है वो एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं आने वाला है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 चैप्टर हमारा पर्यावरण। तो इसमें हमारा पहला क्या है, सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पाया जाता है, तो ऑप्शन है हमारा घास, पुष्प तथा चमड़ा।
घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। और नेक्स्ट है फलों में छिलके, केक एवं नींबू। और नेक्स्ट है केक, लकड़ी और घास। तो निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो पहले वाले में केवल जैव निम्नीकरण है, दूसरे में है पहले में है, तीसरे में है और चौथे में। दूसरे वाले में हमारा लकड़ी और घास तो जैव निम्नीकरण है, प्लास्टिक वाला नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आ, शा और बा। मतलब पहला भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इनमें से कौन हमारी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा घास, बकरी और मनुष्य। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन, किस परितंत्र के घटक हैं? तो किसी परितंत्र के घटक हमारे कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक भी होते हैं, यानी उपरोक्त सभी। चौथा है, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? तो जो हमारे हरे पादप होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। पांचवा, एक परितंत्र में मानव है। तो एक परितंत्र में मानव हमारा कैसा है? तो ये आ जाएगा हमारा इसका, ये हमारा सर्वाहारी है। नेक्स्ट है हमारा छठवां, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमारा कैसा होता है? तो इसका आंसर आएगा सदैव सीधा होता है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है हमारा, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है। तो ओजोन परत को हानि कौन पहुंचाता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है कहलाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। तीसरा है हमारा, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। चौथा है, वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण। पांचवा है हमारा, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। छठवां है हमारा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? तो ये 10% होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इनको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 चैप्टर की तरफ। तो 16 चैप्टर हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो इनमें से हमारा प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा विद्युत। ये हम लोग बनाते हैं, बाकी के सारे प्राकृतिक स्रोत हैं। दूसरा है, विश्व में तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो सबसे तेजी से कम क्या हो रहा है? वन कम हो रहा है। तीसरा है, प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो, तो प्राकृतिक स्रोत कौन सी वस्तुएं हैं? प्रकृति का एक उपहार है। तो ये क्या है? प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। चौथा है हमारा, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो अधजले शवों को क्या कर दिया जाता है? इसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। पांचवा है, गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई। तो ये गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई? 1986 में। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 1986 में। छठवां हमारा, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन हमारा किससे संबंधित है? तो यह है वन संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा, गंगा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण लिखिए। तो रासायनिक कचरा एवं सामाजिक प्रथाएं। दूसरा हमारा, बंगाल के उस वन का नाम लिखिए जिससे संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है। तो सुंदरवन। तीसरा है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार है। चौथा है, कोलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो मानव के मल में पाया जाता है। पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो ये हमारा औद्योगिकीकरण। ये हमारे साइंस के हिंदी मीडियम के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। इनको आपको 2-3 बार देखना है जिससे कि आपको ये याद हो जाए। और ऐसी वीडियो हमने 10th क्लास की फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक वाली प्लेलिस्ट में दे करके रखी है और 10th क्लास क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट में दे करके रखी है। एक और प्लेलिस्ट हमने दे करके रखी है 10th क्लास परीक्षा बोध। तो इसको आपको देख लेना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट भी करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।